नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट हमसे क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट हमसे ये कहता है एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, ऐसा कोई भी खर्चा जिसको आप अपनी करंट ईयर की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनी एक्सपेंस विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी रिलेटेड टू द इनकम ऑफ करंट ईयर। क्या बोला मैंने? ऐसा कोई भी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा जो आप अपनी बुक्स में क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनी एक्सपेंस विच इज रिकॉर्डेड, जिसको आपने अपनी बुक्स में क्या करा है, रिकॉर्ड करा है, वो किससे मैच होना चाहिए, वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? आपकी करंट ईयर की इनकम से रिलेटेड होना चाहिए। यानी जो एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके बिजनेस में जो इनकम हो रही है उनमें आपस में एक रिलेशन होना चाहिए, को रिलेशन, एकदम परफेक्ट को रिलेशन होना चाहिए। एक फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल की बात करते हैं, हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में हमारी इनकम क्या होती है? स्टूडेंट जो फीस देते हैं वो हमारी इनकम है। अब जैसे मैं स्कूल का क्या कर रहा हूं, सपोज करो हमारा स्कूल जो है एक रेंटेड प्रीमाइसेस में चलता है, तो मैं स्कूल का रेंट पे कर रहा हूं, तो मैंने ये जो रेंट पे करा उसको मैंने रिकॉर्ड करा, तो ये जो रेंट मैंने पे करा और स्कूल से मेरे को जो इनकम है उसमें रिलेशन है। आज मैं बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा हूं तभी तो वहां पे स्कूल में मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो फीस दे रहे हैं। यानी अगर ये बिल्डिंग ही नहीं होती तो स्कूल नहीं होता, स्कूल नहीं होता तो ये फीस नहीं होती। यानी ये जो मैंने रेंट पे करा और मेरे को जो फीस मिल रही है उसमें रिलेशन है ना, क्योंकि बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा हूं इसलिए मेरे को बिल्डिंग मिली, और बिल्डिंग मिली इसलिए आप लोग वहां पे पढ़ने आ रहे हैं, और पढ़ने आ रहे हैं इसलिए आप मेरे को फीस दे रहे हैं, स्कूल को फीस पे कर रहे हैं। यानी ये जो रेंट पे हो रहा है और जो फीस है उसमें रिलेशन है, तो यानी इस खर्चे को हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली मैं अपने स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा हूं जब मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है स्कूल में। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करूंगा तो डेली क्या हम बिना लाइट के गर्मी में और बिना लाइट के आपके कंप्यूटर लैब्स वगैरह कैसे चलेंगी? नहीं चलेंगी ना। यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे हो रहा है और जो स्कूल से फीस मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे हो रहा है इसलिए स्कूल चल पा रहा है, इसलिए उसमें वहां से इसलिए स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं। यानी ये जो फीस आप पे कर रहे हो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, यानी जो फीस मेरे को मिली हो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इसमें रिलेशन है आपस में, यानी इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। स्कूल में टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, इसलिए वो पढ़ाने आ रहे हैं, ठीक है ना। और स्कूल में टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो फीस दे रहे हैं। यानी अगर स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स आखिर क्या करेंगे, और फिर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो ये फीस भी नहीं आएगी। यानी टीचर्स को जो सैलरी पे की जा रही है और जो फीस आ रही है उसमें एक रिलेशन है, यानी इस खर्चे को भी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब सपोज करो हमारे स्कूल के जो ओनर्स हैं, उन्होंने अपने घर में वॉशिंग मशीन खरीदी। क्या परचेज करी? वॉशिंग मशीन। और उस वॉशिंग मशीन के एक्सपेंसेस को वो कहां पे शो कर रहे हैं? अपने स्कूल के एक्सपेंसेस में दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, वो अगले बार वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पर्सन आएगा, वो कहेगा ये खर्चा क्या है। आप कहोगे बोले ये वॉशिंग मशीन का खर्चा है, वॉशिंग मशीन खरीदी है, ये उसका एक्सपेंस शो कर रखा है। अब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला पर्सन पूछेगा, बोले आपका क्या है? बोले स्कूल है। बोले स्कूल में क्या काम करते हैं? बोले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बोले वॉशिंग मशीन क्या काम आती है? बोले कपड़े धोने के। तो बोले स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो या उनके कपड़े धोते हो? यानी जो वॉशिंग मशीन का खर्चा मैंने दिखा दिया और मेरे स्कूल से मेरे को जो इनकम हो रही है उसमें कोई रिलेशन है क्या? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वॉशिंग मशीन एंड इनकम फ्रॉम स्कूल। कोई रिलेशन नहीं है उसमें दूर दूर तक। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। तो मैचिंग कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि जो भी एक्सपेंस आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं उन एक्सपेंसेस का डायरेक्ट को रिलेशन होना चाहिए। किससे होना चाहिए? आपके बिजनेस की इनकम से। यानी करंट ईयर का एक्सपेंस आपकी करंट ईयर की इनकम के साथ मैच होना चाहिए। जो भी करंट ईयर में आपने अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा है वो मैच होनी चाहिए। किससे? आपकी करंट ईयर की इनकम से मैच होने चाहिए।
आपको ऐसा कोई खर्चा बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना जिसका रिलेशन आपके बिजनेस की इनकम से ना हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया वॉशिंग मशीन का, हमारे स्कूल में वॉशिंग मशीन का कोई काम नहीं है, फिर भी आप उस खर्चे को यहाँ दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो स्कूल की इनकम और वॉशिंग मशीन का जो आपने एक्सपेंस जो आपने शो कर दिया, उन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो क्या कहता है मैचिंग कंसेप्ट, अंडर दिस कंसेप्ट ऑल द एक्सपेंस बुक्ड मतलब जो रिकॉर्ड कराए एक्सपेंसेस बुक ड्यूरिंग द पीरियड शुड मैच, वो मैच होना चाहिए किससे, जो रिलेटेड इनकम है ड्यूरिंग द पीरियड उससे। इट मींस देयर मस्ट बी अ परफेक्ट कोरिलेशन, एकदम परफेक्ट कोरिलेशन होना चाहिए किसमें, बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड, यानी करंट ईयर में, करंट पीरियड में जो भी इनकम और एक्सपेंसेस आपने रिकॉर्ड करें उन दोनों के बीच में एकदम परफेक्ट क्या होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए। तो मैचिंग कंसेप्ट बस यही बात बोलता है कि जो भी एक्सपेंस आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका रिलेशन आपके बिजनेस की इनकम से होना चाहिए, ठीक है ना। करंट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर की इनकम के साथ मैच होना चाहिए, ये कहता है मैचिंग कंसेप्ट। बताइए समझ में आया क्या, मैचिंग कंसेप्ट क्लियर है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमसे क्या कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि आपके बिजनेस की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है या परपेचुअल है। परपेचुअल मतलब अनलिमिटेड है। तो आपके बिजनेस की जो लाइफ है वो परपेचुअल या अनलिमिटेड होती है। तो आप अपने बिजनेस में अगर कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं तो इस सोच के साथ लीजिए कि आपको आगे अपना बिजनेस अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स तक रन करना है। 2014 में जब हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था, इन द ईयर 2014 जब हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था, तो हम स्कूल के लिए फर्नीचर हमें अपने स्कूल के लिए फर्नीचर परचेस करना था। तो हमने डिफरेंट शॉप्स में जाके देखा, फर्नीचर देखा, तो एक टेबल और एक चेयर का जो सेट होता है, टेबल चेयर का सेट, वो एक शॉप पे मिलता था 1000 का, एक पे मिलता था 1200 का और एक पे मिलता था 1500 का। ऐसी बात है कि प्राइस में अगर वेरिएशन है तो क्यों है वेरिएशन, बिकॉज ऑफ क्वालिटी। ये जो 1000 रुपीज का फर्नीचर, ये ऐसा फर्नीचर था, इसकी क्वालिटी ऐसी थी कि विद इन 6 और 7 और 8 मंथ्स के अंदर ये फर्नीचर टूट जाता। बच्चा थोड़ा सा उसको हिलाता डुलाता और थोड़ी सी उस पर जोर से बैठ जाता तो ये फर्नीचर टूट जाता। ये 1200 वाला थोड़ा एवरेज क्वालिटी का फर्नीचर था, और ये जो 1500 का फर्नीचर था ये बहुत अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर था कि स्टूडेंट इस पे अगर खड़ा भी हो जाए और खड़ा होकर डांस भी कर ले तो भी ये फर्नीचर टूटने वाला नहीं था, ठीक है ना। यानी ये फर्नीचर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो मैंने 2014 में जब स्कूल ओपन किया था तो क्या सोच के किया था कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि स्कूल बस मेरे को अभी 7-8 मंथ चलाना है और 1 ईयर के लिए बस ये स्कूल ओपन किया है। क्या सोच थी मेरी ये सोच थी कि अभी स्कूल ओपन हो गया है तो अभी स्कूल हमेशा चलता रहेगा। यानी मैंने जो स्कूल में जब ये फर्नीचर परचेज किया होगा तो मैंने ये 1000 वाला नहीं किया होगा, मैंने या तो ये 1200 या फिर 1500 वाला फर्नीचर परचेज किया होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस को, मेरे अपने स्कूल को मेरे को लंबे समय के लिए, लॉन्ग रन के लिए चलाना था। मेरे को पता है मेरे बिजनेस की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमसे यही कहता है कि आप बिजनेस में अगर कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं तो इस सोच के साथ लीजिए कि आगे आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स तक क्या करना है, वर्क करना है। तो लिखा है द लाइफ ऑफ एवरी बिजनेस इज परपेचुअल और अनलिमिटेड। इट मींस इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस कंसर्न विल वर्क फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स। तो आप बिजनेस आज कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो इस सोच के साथ लीजिए कि बिजनेस को आगे आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स तक क्या करना है, रन करना है। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? बहुत छोटी सी बात कहता है कॉस्ट कंसेप्ट आपसे, क्या कि जो भी फिक्स एसेट आपने परचेज किया है बिजनेस में, जो भी फिक्स एसेट आपने अपने बिजनेस में परचेज करा है उसे आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। किस प्राइस पे? जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसके ऊपर।
ओरिजिनल कॉस्ट का दूसरा नाम होता है एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट का एक तीसरा नाम होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट आपसे बहुत छोटी सी बात बोलता है कि आपने अपने फिक्स एसेट को जिस भी प्राइस पे आप आपने अपने फिक्स एसेट को परचेज करा है, उसी प्राइस पे आपको अपनी बुक्स में उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं अपने स्कूल के लिए फर्नीचर लेने गया, तो मैंने फर्नीचर परचेज करा कितने का, 1500 रुपीज वाला जो टेबल चेयर का सेट था वो मैंने खरीदा। लेकिन क्योंकि वो जो शॉपकीपर था वो मेरा जानकार था, मेरा फ्रेंड था, तो उसने वो जो 1500 रुपीज का फर्नीचर है वो मेरे को 1400 में दिया था। वो मेरे को उसने कितने में, 1400 में दे दिया। तो मेरे को मैंने उसको, यानी मैंने ये जो फर्नीचर है, टेबल चेयर का जो सेट है, वो कैसे खरीदा है, 1400 पर सेट के हिसाब से खरीदा है। तो इसी प्राइस पे मैं इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। मेरे को ऐसा नहीं सोचना कि अगर ये मेरा फ्रेंड नहीं होता तो ये मेरे को 1500 में देता और ये सोच के मैं इसको 1500 में रिकॉर्ड कर लूं। नहीं, मैंने कितने में खरीदा, मैंने इसको 1400 में खरीदा है। तो इसी प्राइस पे ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी। तो इसी प्राइस पे मैं उस फर्नीचर की परचेज को क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है ना। 1500 तो थी, लेकिन क्योंकि वो सामने वाला मेरा जानकार था तो उसने मेरे को 1400 में दिया। तो मैंने कितना पे करा है, मैंने 1400 पे करा है। तो इसी प्राइस पे मैं अपने फिक्स एसेट को बुक्स में क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, ना कि 1500 में। तो कॉस्ट कंसेप्ट बस इतनी सी बात बोलता है कि कोई भी फिक्स एसेट अगर आपने परचेज करा है, तो जिस भी प्राइस पे आपने उसको परचेज करा है, उसी प्राइस पे आपको अपनी बुक्स में उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम पे रिकॉर्ड करना है। एग्जाम में बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस कंसेप्ट पे। क्या आता है, सुनिए। हमने एक मशीन परचेज करी, हमने एक मशीनरी परचेज करी 4 लाख रुपीस की। उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस, हमने उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे 1 लाख के, यानी मशीन हमारे को कितने की बैठ गई, 5 लाख रुपीस की। कितनी बैठ गई, 5 लाख रुपीस की। और इस मशीन की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, इस मशीन की मार्केट प्राइस है 6 लाख रुपीस। यहां तक की बात समझ में आई क्या। मशीन मैंने कितने की परचेज करी, 4 लाख की। उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस मैंने 1 लाख के पे करे, यानी मशीन की कॉस्ट मेरे को क्या बैठ गई, 5 लाख रुपीस बैठ गई। जबकि इस मशीन की मार्केट प्राइस कितनी है, 6 लाख है। तब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाइल फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स, अकाउंटेंट रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ मशीन ₹5 लाख। अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ मशीन इन द बुक्स ₹5 लाख। तो एग्जाम में पूछेगा विच कंसेप्ट इज फॉलोड बाय द अकाउंटेंट। कौन सा कंसेप्ट अकाउंटेंट ने फॉलो किया है। तो कौन सा कंसेप्ट अकाउंटेंट ने फॉलो किया है, कॉस्ट कंसेप्ट। क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस भी प्राइस में आपने अपनी मशीन को खरीदा है, परचेज किया है, उसी पे उसको रिकॉर्ड करना है, किसी और प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करना। तो मशीन की जो कॉस्ट थी वो हमारी कितनी बैठी, 5 लाख, जबकि उसकी मार्केट प्राइस कितनी थी, 6 लाख। तो अकाउंटेंट ने उसको 5 लाख में ही बुक्स में रिकॉर्ड करा। तो विच कंसेप्ट इज फॉलोड बाय द अकाउंटेंट, कॉस्ट कंसेप्ट इज फॉलोड बाय द अकाउंटेंट। और इसका एक और क्वेश्चन बनेगा, क्या, सेम ही, कि हमने मशीन परचेज करी 4 लाख की, हमने उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे 1 लाख के, तो यानी मशीन की कॉस्ट क्या बैठ गई, 5 लाख। उसकी मार्केट प्राइस है कितनी, 6 लाख। तो अकाउंटेंट ने, जो हमारा अकाउंटेंट था, उसने इस मशीन को बुक्स में रिकॉर्ड करा 6 लाख रुपीस में। कितने में रिकॉर्ड करा, 6 लाख रुपीस में रिकॉर्ड करा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच कंसेप्ट इज वॉल्यूटेड बाय द अकाउंटेंट, कि अकाउंटेंट ने किस कंसेप्ट का वॉल्यूएशन कर दिया। तो किस कंसेप्ट का वॉल्यूएशन कर दिया, कॉस्ट कंसेप्ट का उसने वॉल्यूएशन कर दिया। क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस प्राइस पे आपने अपने फिक्स एसेट को परचेज करा है, उसी पे आपको उसको रिकॉर्ड करना है, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम पे रिकॉर्ड करना है। तो हमारी मशीन की कॉस्ट क्या थी, 5 लाख, और अकाउंटेंट ने उसको रिकॉर्ड कितने में कर लिया, 6 लाख में, जो कि उसकी मार्केट प्राइस थी। तो किस कंसेप्ट का वॉल्यूएशन हो गया, कॉस्ट कंसेप्ट का क्या हो गया, वॉल्यूएशन हो गया। बताइए समझ में आई क्या बात। तो यही बात कहता है कॉस्ट कंसेप्ट, एवरी एसेट इन द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड एट इज ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, एक्चुअल कॉस्ट, और तीसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट।
देखो कोई भी फिक्स एसेट जब अपन परचेज करते हैं तो उसको रेडी टू यूज में लाने तक जो भी खर्चा होता है वो सब उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो मैंने मशीन तो खरीद ली थी 1 लाख की, लेकिन उसको जब तक मैं इंस्टॉल नहीं कराऊंगा वो मशीन मेरे काम की नहीं होगी। तो यानी इस पे मैंने 1 लाख के इंस्टॉलेशन चार्जेस और पे करे। तो यानी मशीन को रेडी टू यूज में लाने के लिए कितना खर्च करना पड़ा, 5 लाख। तो ये जो 5 लाख रुपीज है, तो ये जो हो गया आपका 4 लाख प्लस 5 लाख, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ मशीन, दिस इज माई कॉस्ट ऑफ मशीन। समझ में आ गई बात? तो ये कॉस्ट ऑफ मशीन है, इसको हमें अपनी बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ मशीन का मतलब होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ असेट का मतलब होता है कि असेट परचेज करने के बाद उसको रेडी टू यूज में लाने तक आपने जो भी खर्चा किया वो सारा एक्सपेंस आपकी कॉस्ट में, असेट की, फिक्स असेट की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। याद है अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंस और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंस। तो ये जो 4 लाख की मैंने मशीन परचेज करी, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस, और प्लस मैंने ये जो 1 लाख का इंस्टॉलेशन पे करा एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ मशीनरी, इट इज आल्सो अ कैपिटल एक्सपेंस। तो टोटल मशीन की कॉस्ट क्या कहलाएगी, 5 लाख। यस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्लियर है कॉस्ट कंसेप्ट सबको? नेक्स्ट इज योर रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट आपसे क्या कहता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट आपसे ये कहता है कि किसी भी असेट को सेल करने पर अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को हम बुक्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हम उस असेट को एक्चुअल में सेल कर देते हैं। जैसे आपकी मेडिकल की शॉप है, मेडिकल की शॉप पे सपोज करो मास्क रखे हैं आपके पास, ठीक है ना। उन मास्क की कॉस्ट है कितनी, 1000, और आपको पता है इसको जब मैं सेल करूंगा तो ये 1500 के सेल हो जाएंगे। तो आपको पता है ये हो जाएंगे सेल, लेकिन अभी तक आपने सेल नहीं करा। तो यानी आपको पता है कि इसको सेल करने से आपको 500 का प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी तक ये सेल नहीं हुए हैं। तो ऐसे प्रॉफिट को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इस प्रॉफिट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कब करेंगे, जब ये मास्क एक्चुअल में क्या होंगे, सेल हो जाएंगे। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट बहुत छोटी सी बात आपसे कहता है कि किसी भी, आपको पता है कि इस एसेट को सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को हमें बुक्स में तभी रिकॉर्ड करना है जब उस एसेट को हम एक्चुअल में क्या करेंगे, सेल कर देंगे। देन ओनली दैट प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या लिखा है, एनी गेन ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ सच एसेट हैज बीन सोल्ड। कि अगर आपने उस एसेट को अगर सोल्ड कर दिया है, देन उसी केस में आप उसको अपनी बुक्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गई बात? कि किसी भी एसेट को सेल करने पर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट होगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये एसेट हम सेल करेंगे तो इस एसेट को सेल करने पे हमें प्रॉफिट होगा, तो इस प्रॉफिट को हमें बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है, जब वो एसेट आपका एक्चुअल में क्या हो जाए, सेल होता है। देन ओनली दैट प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट आपसे ये कहता है, एनी गेन ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और बुक ओनली इफ सच एसेट हैज बीन सोल्ड। क्लियर है? क्लियर है रियलाइजेशन कंसेप्ट? बहुत छोटी सी बात बोल रहा है कि किसी भी एसेट को सेल करने से अगर आपको लगता है कि ये प्रॉफिट, इसको सेल करने से हमें प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है, जब वो एसेट एक्चुअल में सेल हो जाए। देन ओनली दैट प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, राइट? नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसकी फर्स्ट लाइन ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी। क्या है? दिस कंसेप्ट इज द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, आगे अभी अपन जब पढ़ेंगे, आगे कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे देयर आर 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के 2 सिस्टम होते हैं, वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज डबल एंट्री सिस्टम। और हम जो सिस्टम यूज करते हैं अकाउंटिंग करने का, वो यूज करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आप कौन से सिस्टम से अकाउंटिंग करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम से। अब ये सिंगल एंट्री और डबल एंट्री क्या होता है, अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन।
अभी बस इतना सा ध्यान रखिए, देयर आर टू सिस्टम ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज डबल एंट्री सिस्टम। और हम जो अकाउंटिंग करेंगे अभी और जो अकाउंटिंग आप पढ़ोगे वो सब किससे पढ़ेंगे अपन? डबल एंट्री सिस्टम से पढ़ेंगे। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? इस ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट? तो आपका आंसर क्या होगा? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब ये जो आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है इसने आपको रूल्स दिए, 4 रूल दिए हैं। क्या रूल्स हैं? 4 रूल दिए हैं किसने? इस ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ने। ये जो आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है इसने आपको 4 रूल्स दिए हैं। क्या है ये 4 रूल? सुनिए। अगर आपके बिजनेस में आपके किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर आपके बिजनेस में आपके किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 2 में से एक काम होगा। या तो आपके बिजनेस में आपकी किसी दूसरे एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर आपके बिजनेस में आपकी किसी लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा? फर्नीचर परचेज करा। क्या परचेज किया? फर्नीचर। तो फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर के नाम का एसेट बढ़ेगा। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर के नाम के एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब ये फर्नीचर परचेज करने के 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला, फर्नीचर को कैश में खरीदो। तो फर्नीचर अगर मैं कैश में खरीदूंगा तो कैश के नाम का एसेट मेरा कम हो जाएगा। कैश के नाम का एसेट क्या होगा? कम हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि फर्नीचर को क्रेडिट पे खरीद लो। तो अभी तो क्रेडिट पे खरीद लिया लेकिन फ्यूचर में तो पे करना है, और फ्यूचर में जो अमाउंट आपको पे करना होता है वो आपकी लायबिलिटी कहलाती है। तो अगर आपने फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा है तो फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ने फर्स्ट रूल यही दिया है, इफ एनी इन द बिजनेस इफ वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज इंक्रीज, अगर आपके किसी एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो इससे क्या होगा? या तो आपके बिजनेस में आपकी किसी दूसरे एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर आपके बिजनेस में आपकी किसी लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पहला रूल दिया है किसने? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ने। दूसरा क्या दिया है कि अगर आपके बिजनेस में आपके किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, अगर आपके बिजनेस में आपके किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो भी 2 में से एक काम होंगे। या तो आपके बिजनेस में आपकी किसी दूसरे एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर आपके बिजनेस में अगर आपके बिजनेस में आपकी किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो इससे या तो किसी दूसरे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, या फिर आपके बिजनेस में आपकी किसी लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसका क्या एग्जांपल होगा? एक एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ गया। इसका क्या एग्जांपल है? जो फर्नीचर अभी अपन ने परचेज करा था, सपोज करो उसको हमने सेल कर दिया, तो फर्नीचर को सेल करा तो फर्नीचर के नाम के एसेट की वैल्यू तो कम हो गई, और फर्नीचर को सेल करके आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो कैश के नाम का एसेट क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। ठीक है ना? इसका क्या एग्जांपल होगा? एक एसेट कम हुआ, एक लायबिलिटी कम हो गई। इसका एग्जांपल क्या होगा कि जैसे मैंने अभी फर्नीचर ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था कि मैंने फर्नीचर को क्रेडिट पे खरीदा, तो मैंने उस फर्नीचर को सेल कर दिया। तो सेल करेंगे तो क्या होगा? मैंने जो फर्नीचर अभी क्रेडिट पे खरीदा था मैंने उस वेंडर को पेमेंट कर दिया। याद करो मैंने आपको बताया था कि जब अपन कोई फिक्स एसेट जब क्रेडिट पे खरीदते हैं तो सामने वाला हमारा वेंडर कहलाता है। तो वेंडर हमारी क्या लायबिलिटी थी, तो मैंने उसका उस वेंडर का पेमेंट करा। तो पेमेंट क्या में करूंगा? कैश में। तो यहां तो आपके कैश के नाम का एसेट कम हुआ और वहां पे आपके वेंडर की नाम की लायबिलिटी कम हो गई, क्योंकि मैंने उसका क्या करा? पेमेंट कर दिया। ठीक है ना? तो ये आपका दूसरा रूल है किसका? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का। थर्ड रूल क्या है कि अगर आपके बिजनेस में आपकी किसी लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो भी 2 में से एक काम होगा। क्या?
या तो आपके बिजनेस में आपकी किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, या फिर आपके बिजनेस में आपकी किसी लायबिलिटी की वैल्यू, क्या होगी, कम हो जाएगी। एक लायबिलिटी बढ़ी, एक एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ गया। इसका एग्जांपल क्या होगा कि जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने अपने बिजनेस में फर्नीचर परचेस करा क्रेडिट में, तो फर्नीचर परचेस करा क्रेडिट में, तो इससे क्या हुआ, एक तो लायबिलिटी बढ़ गई मेरी क्योंकि क्रेडिट में खरीदा है, और दूसरा मेरा फर्नीचर के नाम का एसेट बढ़ गया। अब इसका क्या एग्जांपल होगा, एक लायबिलिटी इंक्रीज हुई, एक लायबिलिटी कम हो गई। इसका क्या एग्जांपल है, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे सपोज करो मैंने एचडीएफसी बैंक से 5 लाख रुपीस का लोन लिया, और मैंने एचडीएफसी बैंक को प्रॉमिस किया कि आफ्टर 5 इयर्स में आपका लोन क्या करूंगा, रीपे कर दूंगा, और 5 ईयर तक इस 5 लाख पे मैं आपको इंटरेस्ट पे करता रहूंगा। अब 5 इयर्स पूरे हो गए, मतलब इस एचडीएफसी को 5 लाख पे करने, तो इस एचडीएफसी बैंक को 5 लाख रुपीस पे करने के लिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक से मैंने क्या करा, 5 लाख का लोन ले लिया, और आईसीआईसीआई बैंक से 5 लाख रुपीस का लोन लेके मैंने ये एचडीएफसी बैंक को क्या करा, पे कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया तो एक लायबिलिटी तो बढ़ गई मेरी, और ये लोन लेके मैंने एचडीएफसी बैंक के लोन का रीपेमेंट कर दिया, तो एक लायबिलिटी मेरी क्या हुआ, कम हो गई। यानी एक लोन को रीपे करने के लिए मैंने दूसरा नया लोन क्या करा, ले लिया। तो ये तीसरा रूल दिया है किसने, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में। फोर्थ रूल क्या है कि अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इससे दो में से एक काम होगा, या तो आपके बिजनेस में आपकी किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर आपके बिजनेस में आपकी किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एक लायबिलिटी कम हुई, एक एसेट कम हो गया। इसका एग्जांपल क्या होगा, एक लायबिलिटी कम हुई और एक एसेट कम हो गया, क्या एग्जांपल होगा कि वही मैंने फर्नीचर परचेस किया क्रेडिट पे, तो फर्नीचर मेरा फिक्स एसेट होता है। फिक्स एसेट जब किसी से क्रेडिट पे परचेस करते तो सामने वाला हमारा वेंडर कहलाता है, वेंडर हमारी लायबिलिटी है। तो मैंने अपने वेंडर का पेमेंट कर दिया, तो वेंडर का पेमेंट किया तो लायबिलिटी कम हो गई, और वेंडर का पेमेंट करने करूंगा कैश में, तो मेरे कैश के नाम का एसेट कम हो गया। इसका क्या एग्जांपल होगा, एक लायबिलिटी कम हुई, एक लायबिलिटी बढ़ गई। सेम वही एग्जांपल कि एक लोन को रीपे करने के लिए दूसरा नया लोन ले लिया, तो इससे क्या हुआ, जैसे आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया, काय के लिए, एचडीएफसी बैंक के लोन को रीपे करने के लिए, तो मेरा एचडीएफसी बैंक का जो लोन था वो लायबिलिटी तो मेरी कम हो गई, और आईसीआईसीआई बैंक से नया लोन ले लिया तो वो लायबिलिटी मेरी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है उसने ये 4 रूल मेरे को दिए हैं। क्या है ये 4 रूल, पढ़िए। इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन एसेट, अगर आपके बिजनेस में आपकी किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देन देयर विल बी इंक्रीज इन अ लायबिलिटी और डिक्रीज इन अनदर एसेट। दूसरा क्या है, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन एन एसेट देन देयर विल बी डिक्रीज इन अ लायबिलिटी और इंक्रीज इन अनदर एसेट। If there is an increase in a liability, then there will be increase in asset and decrease in another liability. और फोर्थ क्या है, if there is any decrease in a liability, then there will be increase in another liability और decrease in another asset. बताइए समझ में आई क्या बात, कोई डाउट किसी को, समझ में आया ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट?